नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सत्यजीत रॉय जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास फेलूदा के कारनामे। फेलूदा दार्जिलिंग में राजन बाबू को रोज ही मॉल में आते हुए देखता था। पके बाल, गोरा रंग, प्रसन्नचित्त चेहरा। प्राचीन नेपाली एवं तिब्बती वस्तुओं की जो दुकान थी उसमें कुछ समय बिताने के बाद बाहर की बेंच पर प्राय आधा घंटा बैठते थे और शाम का धुंधलका घिरते घिरते जली पहाड़ी के अपने मकान में लौट जाते थे। मैं तो एक दिन उनके पीछे पीछे जाकर उनका मकान भी देख आया था। गेट के पास पहुंचकर वे अचानक पीछे मुड़कर पूछ बैठे थे, कौन हो भाई तुम, मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने बताया, मेरा नाम तपेश रंजन बोस है। तो फिर यह लो टॉफ़ी, कहकर सही में उन्होंने जेब से एक लेमन ड्रॉप निकालकर मुझे दिया और कहा, किसी दिन सुबह सुबह आओ मेरे घर, बहुत सारे मुखौटे हैं, देखना। ऐसे भरे राजन बाबू पर ऐसी आफत आ सकती है, यह भी भला कोई विश्वास करेगा? फेलूदा को जैसे ही यह बात बताई वे बिगड़ गए। ज़्यादा होशियार मत बनो, किसी के ऊपर कैसी आपत्ति विपत्ति आएगी नहीं आएगी इसका पता क्या किसी के चेहरे को देखकर चलता है? मुझे भी यथारीति गुस्सा आया। वाह रे, राजन बाबू सज्जन व्यक्ति हैं, यह क्या देखने से पता नहीं चलता है? आपने तो उनको देखा तक नहीं है। दार्जिलिंग में आने के बाद से आप तो घर से निकले ही नहीं हैं। राजन बाबू ने नेपाली बस्ती में जाकर कितने गरीबों की मदद की है, आपको पता भी है? अच्छा ठीक है, अभी यह बताओ कि उनके साथ हुआ क्या है? और तुम ठहरे दूध पीते बच्चे, तुम यह सब कैसे जान गए? मैं बेशक दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र है 13.5 साल। फेलूदा की उम्र मुझसे ठीक दोगुनी है। वैसे सच पूछा जाए तो मुझे इस घटना की जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। मॉल में बेंच पर बैठा था, आज रविवार था, बैंड बजेगा वही सुनने के लिए। मेरे बगल में बैठे थे 3 कौड़ी बाबू, जो राजेन बाबू के ही मकान में एक कमरा किराए पर लेकर गर्मी की छुट्टियां बिताने आए थे। 3 कौड़ी बाबू आनंद बाजार पत्रिका पढ़ रहे थे और मैं किसी तरह से ताक झांक कर फुटबॉल की खबर देखने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में फक सफ़ेद चेहरा लिए राजन बाबू आए और 3 कौड़ी बाबू के बगल में धप से बैठकर शॉल से माथे का पसीना पोंछने लगे। 3 कौड़ी बाबू ने अखबार बंद किया। क्या हुआ, चढ़ाई चढ़कर आ रहे हैं क्या? राजन बाबू ने आवाज़ नीची करके कहा, अरे नहीं साहब, एक इनक्रेडिबल मामला है। इनक्रेडिबल शब्द मेरा जाना हुआ था। फेलूदार अक्सर व्यवहार करते थे, इसका अर्थ हुआ अविश्वसनीय। 3 कौड़ी बाबू बोले, क्या मामला है? लीजिए देखिए ना। राजन बाबू ने जेब से तय किया हुआ नीले रंग का एक कागज निकालकर 3 कौड़ी बाबू के हाथों में रख दिया। समझा वह एक पत्र था। यह सही है कि मैंने वह पत्र नहीं पढ़ा, या मैंने ऐसी कोशिश भी नहीं की। उल्टे मैं विपरीत दिशा में मुंह घुमाकर गुनगुनाते हुए ऐसा भाव दिखा रहा था मानो बुजुर्गों के मामले में मेरी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन पत्र नहीं पढ़ने के बावजूद 3 कौड़ी बाबू की बातें मैंने सुनी थी। सही में इनक्रेडिबल मामला है। आपके प्रति भला किसके मन में ऐसा आक्रोश हो सकता है कि वह ऐसा धमकी भरा पत्र लिखे? राजन बाबू बोले, वही तो सोच रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा किया हो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 कौड़ी बाबू इस बार राजन बाबू की तरफ झुककर फुसफुसाकर बोले, भरे बाजार में इस विषय पर डिस्कस करना ठीक नहीं, घर चला जाए। घटना सुनकर फेलूदा कुछ देर तक भौहें सिकोड़कर चुपचाप बैठे रहे। फिर बोले, तो तुम्हारा कहना है कि एक बार मामले की छानबीन करके देखा जा सकता है? वाह रे, आप ही तो रहस्यमय घटना की खोज में थे। कह रहे थे ढेर सारी जासूसी उपन्यास पढ़कर आपकी जासूसी बुद्धि तेज हो गई है। सो तो है ही। अब देखो, मैं तो आज मॉल नहीं गया, फिर भी बता सकता हूँ कि तुम किस तरफ की बेंच पर बैठे थे। किस तरफ? राधा रेस्टोरेंट की दाहिनी तरफ वाली बेंचों में से एक पर। अरे वाह, कैसे समझे? आज शाम धूप थी, तुम्हारा बायां गाल धूप से लाल हो रहा है, मगर दाहिना नहीं। एकमात्र उन्हीं बेंचों में से किसी एक पर बैठने से ही पश्चिम की धूप बाएं गाल पर पड़ेगी। इनक्रेडिबल। खैर छोड़ो, अभी बात यह है कि राजन मजूमदार के घर एक बार चलना चाहिए।
और 70 कदम। और यदि नहीं हुआ? होना ही है फेलूदा, मैंने पिछली बार गिना था। नहीं होने पर एक चपत। मंजूर? ठीक है, मगर जोर से नहीं। माथे के पीछे जोर से मारने से दिमाग के स्क्रू ढीले हो जाते हैं। आश्चर्य, 70 कदमों में राजन बाबू के घर तक नहीं पहुंच पाया और भी 23 कदम चलने के बाद जाकर उनके गेट तक पहुंचा। फेलूदा एक हल्की सी चपत मारकर बोले, पिछली बार लौटते समय गिने थे या आते समय? लौटते समय। इडियट, लौटते समय यहाँ ढलान उतरनी पड़ती है। तुमने जरूर फटाफट लंबे लंबे डग भरे होंगे। हो सकता है, बिल्कुल यही हुआ होगा, इसलिए पिछली बार कदम कम हुए थे, इस बार ज़्यादा हुए। युवा अवस्था में लोग ढलान उतरते समय लंबे लंबे डग भरते हैं, दौड़ने के समान, जबकि बुढ़ापे में ढलान पर ब्रेक लगाते हुए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, नहीं तो मुंह के बल गिरकर थोबड़ा खराब करवाने का डर रहता है। पास के किसी घर में बज रहे रेडियो से गाने की आवाज़ आ रही थी। फेलूदा ने आगे बढ़कर कॉल बेल दबाया। क्या बोलोगे, सोचे हो फेलूदा? जो मन में आएगा बोलूँगा, तुम लेकिन मुंह बंद रखोगे। इस घर में जब तक रहोगे एक शब्द भी नहीं बोलोगे, कुछ पूछे जाने पर भी नहीं। शट अप। एक नेपाली नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। अंदर आइए। हमने बैठक खाने में प्रवेश किया। बहुत ही सुंदर पुराने ढंग का लकड़ी का कमरा। सुनने में आता है कि रिटायर होने के बाद प्राय 10 वर्षों से राजन बाबू दार्जिलिंग में है। कलकत्ते में खासे नामी वकील थे। कमरे में जितनी भी मेज कुर्सियां थी सब बेंत की बनी थी। जो चीज नजरों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी वह थी चारों तरफ दीवारों पर टंगे मुखौटों की पंक्तियां। अद्भुत किस्म के दांत चमकाते लाल आंखों वाले मुखौटे, साथ में थी तलवार, कटार, ढाल, थाली, गुलदस्ते इत्यादि। कपड़े पर रंगों से बने बुद्ध के चित्र भी थे। ये कितने पुराने होंगे कौन जाने, मगर इन चित्रों में जो सुनहरा रंग था वह अब भी चमक रहा था। हम दोनों बेत की 2 कुर्सियों पर बैठ गए। दीवारों पर इधर उधर नजर दौड़ाकर फेलूदा बोले, कीली सभी नहीं है, जंग नहीं लगी है। जनाब का प्राचीन वस्तुओं का शौक लगता है, ज्यादा पुराना नहीं है। राजन बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने चकित होकर देखा। फेलूदा ने उठकर तड़ाक से एक प्रणाम ठोका और कहा, पहचाना आपने? मैं जय कृष्ण मित्र का बेटा हूँ, फेलू। राजन बाबू ने पहले तो आंखों को माथे पर चढ़ाया, फिर उन्हें कुंचित करके एक गाल से हंसकर कहा, अरे वाह, कितने बड़े हो गए हो जी तुम। कब आए यहाँ? घर में सब अच्छे तो हैं? पिताजी भी आए हैं? फेलूदा जवाब दे रहे थे और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, हद हो गई, इतनी बातें हुई और फेलूदा ने एक बार भी नहीं बताया कि वे राजन बाबू को पहचानते हैं। अब फेलूदा ने मेरा परिचय भी दिया। राजन बाबू के चेहरे का भाव देखकर लगा ही नहीं कि 7 दिनों पहले मुझे लॉजेंस देने की बात उन्हें याद है। फेलूदा ने अब कहा, प्राचीन वस्तुओं के संग्रह का बहुत शौक है आपको, देख रहा हूँ। राजन बाबू बोले, हाँ, अब तो यह नशा बन गया है। कितने दिनों से यह शौक पाल रहे हैं? यही 6 महीने हुए होंगे, लेकिन इसी बीच काफ़ी कुछ संग्रह कर लिया है मैंने। इस बार गला खंखार कर मेरे पास से सुनी घटना का जिक्र करके फेलूदा ने कहा, मेरे पिताजी के मामले में आपने जिस तरह से मदद की थी उसके प्रतिदान के रूप में अगर इस विपत्ति में मैं आपके कुछ काम आ सका। राजन बाबू का हाव भाव देखकर लगा मदद पाकर उन्हें खुशी ही होगी, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही 3 कौड़ी बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी सांसों की गति बता रही थी कि वे तेज कदमों से टहल कर लौट रहे हैं। हमारे साथ उनका परिचय कराते हुए राजन बाबू ने कहा, मेरे खास दोस्त एडवोकेट गणेश सेन इन 3 कौड़ी बाबू के पड़ोसी हैं। मैं किराएदार खोज रहा हूँ। जानकर गणेश ने ही इन्हें सलाह दी मेरे यहाँ ठहरने के लिए। शुरू में इनका होटल में ठहरने का विचार था। 3 कौड़ी बाबू हंसकर बोले, अपने इस चुरुट पीने की आदत के कारण मैं शंकित था। हो सकता था कि राजन बाबू को चुरुट की गंध बर्दाश्त न हो, इसलिए अपनी पहली चिट्ठी में ही मैंने इस बात की जानकारी दे दी थी। फेलूदा ने पूछा, आप क्या वायु परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं? तब वायु का अभाव ही नजर आ रहा है यहाँ तो। पहाड़ों पर कुछ और ठंड की उम्मीद रखते हैं लोग। फेलूदा ने अचानक कहा, ऐसा लगता है आप संगीत का शौक रखते हैं। 3 कौड़ी बाबू आश्चर्य मिश्रित हंसी हंसकर बोले, यह आप कैसे समझ गए भाई?
आप जब बातें कर रहे हैं तब गौर कर रहा हूँ कि वॉकिंग स्टिक पर आपके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली रेडियो के गाने के साथ ताल मिला रही है। राजन बाबू हंसते हंसते बोले, बिल्कुल सही पकड़े हो, वे श्यामा संगीत के अच्छे गायक हैं। फेलुदा ने अब कहा, वह चिट्ठी नजदीक ही है। राजन बाबू बोले, नजदीक क्या, बिल्कुल सीने के पास है। राजन बाबू ने कोट की जेब से चिट्ठी निकालकर फेलुदा को दी। अब जाकर मुझे वह चिट्ठी देखने का अवसर मिला। हाथ से लिखा पत्र नहीं था, अलग अलग जगहों से छपे हुए बंगला शब्दों को काट काट कर गोंद से एक कागज पर चिपकाकर पत्र लिखा गया था। जो लिखा था उसका आशय इस प्रकार था, अपनी करतूतों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फेलुदा ने पूछा, यह चिट्ठी डाक से आई है? राजन बाबू ने कहा, हाँ, कहने का मतलब लोकल डाक से। अफसोस की लिफाफा मैंने फेंक दिया है। दार्जिलिंग का पोस्ट मार्क था, पता भी बंगला शब्दों को काट काट कर लिखा गया था। आपको अपनी तरफ से किसी पर संदेह है? अब क्या बताऊं, कभी भी किसी के प्रति मैंने कोई अन्याय अविचार किया है ऐसा तो कुछ याद नहीं पड़ता। आपके घर में आना जाना हो ऐसे कितने लोगों के नाम आप याद कर सकते हैं? यह तो आसान है, मैं लोगों से कम ही मिलता जुलता हूँ। डॉक्टर फणी मित्रा आते हैं जब तबीयत कुछ खराब होती है। कैसे व्यक्ति हैं वो, क्या लगता है आपको? डॉक्टरी के लिहाज से देखेंगे तो साधारण डॉक्टर हैं, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी बीमारियां भी साधारण होती हैं। सर्दी बुखार छोड़कर और कुछ नहीं हुआ है मुझे जब से दार्जिलिंग आया हूँ, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इलाज के पैसे लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, और फिर मेरे पास भी तो पैसों की कमी नहीं है, क्यों झूठ मूठ की मेहरबानी लेने जाऊं? और कौन आते हैं? फिलहाल एक सज्जन मिस्टर घोषाल का आना जाना। वे रहे। दरवाजे की तरफ देखा। मंझोले कद के गोरे सूट पहने एक हंसमुख सज्जन घर में प्रवेश कर रहे थे। लगा कि मेरा जिक्र हो रहा था। राजन बाबू बोले, अभी आप ही का नाम ले रहा था। आप भी मेरी तरह पुरानी वस्तुओं का शौक रखते हैं, यही इस लड़के को बताने जा रहा था, आपसे परिचय करवा दूं। अभिवादन वगैरह के बाद मिस्टर घोषाल, पूरा नाम अवनी मोहन घोषाल, राजन बाबू से बोले, आपको आज दुकान में नहीं देखा तो सोचा एक बार हालचाल पूछता चलूं। राजन बाबू बोले, ना, आज तबीयत ठीक नहीं थी। समझ गया कि राजन बाबू चिट्ठी वाली बात मिस्टर घोषाल को बताना नहीं चाह रहे हैं। मिस्टर घोषाल के आते ही फेलुदा ने भी उस पत्र को अपनी हथेली में छुपा लिया था। घोषाल बोले, अगर आप व्यस्त हैं तो रहने दीजिए। दरअसल आपकी उस तिब्बती घंटी को एक बार देखने की इच्छा थी। राजन बाबू बोले, इसमें भला क्या रखा है, पास में ही तो है। राजन बाबू घंटी लाने के लिए बगल वाले कमरे में चले गए। फेलुदा ने घोषाल से पूछा, आप क्या यहीं रहते हैं? दीवार से एक कटार उतार कर उसका निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी भी एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरता। अपने व्यवसाय के सिलसिले में मुझे बहुत घूमना पड़ता है। मैं क्यूरियो संग्रह करता हूँ। घर लौटते वक्त फेलुदा से पूछकर जाना था कि क्यूरियो शब्द का अर्थ होता है दुष्प्राप्य प्राचीन वस्तु। राजन बाबू घंटी लेकर आए। देखने में अद्भुत थी घंटी। निचला हिस्सा चांदी का था, हत्था तांबे एवं पीतल का मिश्रण था और उसके ऊपर लाल नीले रत्न जुड़े हुए थे। अवनी बाबू ने खासा समय लेकर भौहें सिकोड़कर घंटी को इधर उधर घुमा फिरा कर देखा। राजन बाबू ने पूछा, क्या लग रहा है? वाकई अच्छा दाव मारा है आपने, एकदम विशुद्ध पुरानी चीज है। आपके कहने के बाद अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा। दुकानदार बता रहा था कि यह सीधे लामा के महल से आई हुई है। इसमें आश्चर्य कुछ नहीं। आप शायद इसे अपने से अलग करना पसंद नहीं करेंगे। कहने का मतलब बढ़िया कीमत मिलने के बाद भी। मंद मुस्कुराहट के साथ गर्दन हिलाते हुए राजन बाबू बोले, बात क्या है पता है, शौक का मामला है, पसंद से खरीदी है। इसे बेचकर लाभ कमाऊं या खरीद दाम पर ही बेचूं, ऐसी इच्छा नहीं है। अवनी बाबू घंटी लौटाकर बोले, आज चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कल आप निकलेंगे एक बार। राजन बाबू बोले, सोच तो रहा हूँ। अवनी बाबू के जाने के बाद फेलुदा राजन बाबू से बोले, कुछ दिन बाहर न निकलकर थोड़ी सावधानी बरतना ठीक नहीं रहेगा? शायद यही ठीक रहेगा,
लेकिन मुश्किल क्या है जानते हो? यह चिट्ठी वाला मामला इतना अविश्वसनीय है कि इसे ठीक ठीक सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मानो यह एक मजाक हो, जिसे कि प्रैक्टिकल जोक कहते हैं। इस संबंध में जब तक डेफिनेट नहीं हुआ जाता तब तक कुछ दिन घर में ही रहिए ना। आपका नेपाली नौकर कितने दिनों से है? एकदम शुरू से ही है, कंप्लीटली रिलायबल। फेलुदा इस बार 3 कौड़ी बाबू से मुखातिब होकर बोले, आप क्या ज़्यादातर समय घर में ही रहते हैं? सुबह शाम इधर उधर थोड़ा बहुत टहलाता हूँ, और क्या। लेकिन अगर कोई अनहोनी घटती है तो मैं ठहरा बूढ़ा आदमी कुछ मदद कर पाऊंगा क्या? मेरी उम्र है 64, राजन बाबू से 1 साल कम। राजन बाबू बोले, वे चेंज के लिए आए हैं, उनको घर में बंदी बनाए रखने का जुगाड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग? मैं रहूँगा, मेरा नौकर रहेगा, यही काफ़ी है। तुम लोग चाहो तो सुबह शाम खोज खबर ले लिया करना। ठीक है, ऐसा ही होगा। फेलुदा को देखकर मैं भी चलने के लिए उठा। हम लोग जहाँ बैठे थे उसकी उल्टी दिशा में फायरप्लेस था। फायरप्लेस के ऊपर एक ताक थी और उस ताक पर बंधी हुई 3 तस्वीरें रखी थी। फेलुदा तस्वीरों की तरफ बढ़ गए। पहली तस्वीर को दिखाकर राजन बाबू बोले, मेरी पत्नी की तस्वीर है, विवाह के 4 साल बाद ही इनका देहांत हो गया था। दूसरी तस्वीर मेरी उम्र के एक लड़के की थी, वेलवेट का कोट पहने हुए। फेलुदा ने पूछा, यह कौन है? ठहाका मारकर हंसते हुए राजन बाबू बोले, समय के प्रभाव से मनुष्य के चेहरे पर कितना विचित्र परिवर्तन आ सकता है, वही समझाने के लिए यह तस्वीर है। यह है मेरे ही बाल्य संस्करण। बाकुंडा मिशनरी स्कूल में पढ़ता था तब। मेरे पिताजी बाकुंडा के मजिस्ट्रेट थे। सच में बचपन में राजन बाबू का चेहरा बहुत ही गोरा चिट्टा था। हाँ, तस्वीर देखकर गलती मत कर बैठना। शैतान छात्र के रूप में खासा बदनाम था मैं। सिर्फ टीचरों को ही नहीं, छात्रों को भी सताता था। एक बार स्पोर्ट्स के दिन 100 यार्ड्स की रेस में स्कूल के बेस्ट रनर को चित कर दिया था लंगड़ी मारकर। तीसरी तस्वीर फेलुदा के उम्र के एक युवक की थी। राजन बाबू ने बताया कि यह उनके एकमात्र बेटे परवीर की है। अभी कहाँ है ये? गला खंखार कर राजन बाबू बोले, ठीक ठीक नहीं पता, बहुत दिनों से देश से बाहर है, प्राय 16 इयर्स। आपके साथ पत्राचार नहीं है? नहीं। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए फेलुदा बोले, खासा इंटरेस्टिंग मामला है। मैंने मन ही मन कहा, फेलुदा जासूसी उपन्यासों के पक्के डिटेक्टिव जैसी बातें कर रहे हैं। बाहर रात की कालीमा घिरने लगी थी। जली पहाड़ी की वादियों में बसे घरों में रोशनी टिमटिमाने लगी थी। नीचे घाटी की तरफ देखा, कुहासा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। राजन बाबू और 3 कौड़ी बाबू हम दोनों के साथ गेट तक आए। राजन बाबू नीची आवाज में फेलुदा से बोले, तुम बच्चे हो, फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस तो मैं हो ही गया हूँ। ऐसे शांत परिवेश में ऐसी चिट्ठी तो मानो बिना बादल का वज्रपात है। फेलुदा ने भरोसे के साथ कहा, आप चिंता न करें, मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर ही रहूँगा। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। राजन बाबू गुड नाइट एंड थैंक यू बोलकर चले गए। अब 3 कौड़ी बाबू ने फेलुदा से कहा, तुम्हें तुम कहकर ही संबोधित कर रहा हूँ। तुम्हारी ऑब्जर्व करने की क्षमता देखकर मैं वाकई इम्प्रेस हुआ हूँ। डिटेक्टिव कहानियाँ मैंने भी बहुत पढ़ी हैं। इस चिट्ठी के मामले में मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, जिन छपे शब्दों को काट काट कर यह चिट्ठी तैयार की गई है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ क्षण सोचकर फेलुदा बोले, पहली बात, इन शब्दों को संभवतः ब्लेड से काटा गया है, कैंची से नहीं। वेरी गुड। दूसरी बात, शब्दों को अलग अलग किताबों से लिया गया है, क्योंकि फॉन्ट तथा कागज में अंतर है। वेरी गुड। उन किताबों के बारे में कोई आइडिया बनाए हो? चिट्ठी के 2 शब्द सजा और तैयार, लगता है कि अखबार से काटे गए हैं। आनंद बाजार। अच्छा, यस, इस टाइप का इस्तेमाल आनंद बाजार ही करता है, दूसरे बंगला अखबार नहीं। और जो दूसरे शब्द हैं उन्हें बहुत पुरानी पुस्तकों से नहीं लिया गया है, कारण जिन हरफों में वे छपे हैं वे 15-20 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और जिस गोंद से इन शब्दों को चिपकाया गया है उसके बारे में कोई धारणा बना सके? गन ग्रिपेक्स के गोंद जैसी थी। वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। आप भी सुराग पकड़ने में कुछ कम नहीं है, देख रहा हूँ। 3 कौड़ी बाबू हंसकर बोले, लेकिन तुम्हारी उम्र में
मैं डिटेक्टिव शब्द का अर्थ जानता था या नहीं, संदेह है। घर लौटते समय फेलुदा बोले, राजेंद्र बाबू की मिस्ट्री सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं पता नहीं, मगर इसी बहाने 3 कौड़ी बाबू से परिचय होना एक तरह से बोनस है। मैंने कहा, फिर उन्हें ही मामले की जांच करने दीजिए ना, आप क्यों सर खपा रहे हैं? ओहो, बंगला हरफों के बारे में जानते हैं तो क्या हर चीज के बारे में जानते होंगे? फेलुदा की बात सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है इनकी जैसी बुद्धि 3 कौड़ी बाबू की नहीं होगी। बीच बीच में वे तड़का लगाते रहे, कोई हर्ज नहीं, मगर असली काम तो फेलुदा को ही करना चाहिए। फेलुदा, क्या लगता है कौन अपराधी है? अपरा। फेलुदा बात के बीच में ही रुक गए। देखा उनकी दृष्टि एक व्यक्ति का पीछा करते हुए पीछे की तरफ घूम रही है। उसे देखा तुमने? कहाँ? नहीं तो, चेहरा तो नहीं देख पाया। लैंप की रोशनी पड़ी थी उस पर और ऐसा लगा माना फेलुदा फिर रुक गए। क्या लगा फेलुदा? नहीं नहीं, शायद आंखों का धोखा था। चलो जल्दी घर चले, भूख लगी है। फेलुदा मेरे मौसेरे भाई हैं। हम दोनों मेरे पिताजी के साथ दार्जिलिंग घूमने आए हुए हैं और शहर के निचले हिस्से में एक सैनिटोरियम में ठहरे हुए हैं। सैनिटोरियम में बंगाली भरे हुए हैं। उन्हीं में से कुछ हम उम्र के साथ दोस्ती गांठ कर पिताजी उनके साथ ताश वाश खेलकर समय बिताते हैं। मैं और फेलुदा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह सब लेकर वे कोई खास चिंता नहीं करते। आज सुबह जागने में थोड़ी देर हुई। उठकर देखा पिताजी हैं, मगर फेलुदा का बिस्तर खाली है। बात क्या है? पिताजी से पूछने पर बोले, यहाँ आने के बाद से उसने कंचनजंगा की चोटी नहीं देखी थी। आज दिन साफ है, इसलिए लगता है पहले ही निकल गया है। मेरा मन लेकिन कुछ और कह रहा था। मेरा अंदाज था कि फेलुदा ने खोजबीन का काम शुरू कर दिया है और वे उसी काम से निकले हैं। यह सोचकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे छोड़कर फेलुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हो, मैं भी मुंह हाथ धोकर चाय नाश्ता कर निकल पड़ा। लैंडन रोड के टैक्सी स्टैंड के पास पहुंचा, तब फेलुदा दिखे। मैंने कहा, वाह, आप मुझे छोड़ छाड़ के क्यों निकले? तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही थी तो डॉक्टर के पास गया था। फणी डॉक्टर? तुम्हारी भी बुद्धि थोड़ी थोड़ी खुल रही है, देख रहा हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? 4 रुपया फीस लिया और एक दवा लिख दिया। कैसे डॉक्टर हैं? कोई बीमारी नहीं है, फिर भी नाड़ी वाड़ी देखकर दवा दे रहे हैं। समझ लो कि कैसे डॉक्टर है। और फिर घर की जो स्थिति है उससे ऐसा नहीं लगता कि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलती है। तब तो जाहिर है कि यह चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है। सो कैसे? गरीब लोगों में इतना साहस नहीं होता। लेकिन रुपए की ज़रूरत तो हो सकती है। चिट्ठी में रुपए की मांग नहीं थी। ऐसे खुलकर कोई रुपए की मांग करेगा भला? तो फिर राजन बाबू की हालत कल कैसी लगी तुम्हें, बताना। कुछ डरे सहमे से थे। डर से आदमी मानसिक रूप से बीमार पड़ सकता है, यह तो पता है। सो तो है ही, और मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी, वह भी हो सकता है। यस, और शारीरिक बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाना होगा। यह आशा करता हूँ कि तुम्हारे जैसे भूसगोल को भी पता होगा। फेलुदा की बुद्धिमत्ता देखकर मैं तो दंग रह गया। अगर सही में डॉक्टर ने ही इतना सब सोच विचार कर वह चिट्ठी लिखी है, तब तो वाकई फेलुदा की बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। मॉल के सामने फव्वारे के निकट जब हम पहुंचे, तब फेलुदा बोले, क्यूरियो के संबंध में थोड़ी क्यूरियोसिटी महसूस कर रहा हूँ। क्यूरियो शब्द का अर्थ मैं पहले से जानता था और क्यूरियोसिटी माने कौतूहल, यह स्कूल में सीखा था। पास ही में नेपाल क्यूरियो शॉप था। राजन बाबू और अवनी बाबू यहीं आया करते हैं। फेलुदा सीधे दुकान के अंदर गए। दुकानदार भूरे रंग का कोट पहने हुए था, गले पर था मफलर और सर पर सुनहरी कढ़ाई वाली काली टोपी। फेलुदा को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दुकान पुरानी चीजों से ठसाठस भरी हुई थी। रोशनी भी ज्यादा नहीं थी और गंध भी मानो पुराने जमाने का एहसास करा रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाकर फेलुदा ने गंभीर भाव से कहा, कोई अच्छी पुरानी थाड़का है? आइए, बगल वाले कमरे में आइए। अच्छी चीजें तो सब बिक गई हैं, वैसे नया माल फिर आने वाला है। पास वाले कमरे में जाते हुए फेलुदा के कान के पास मुंह ले जाकर मैंने पूछा, यह थाड़का क्या है? फेलुदा बुदबुदाए, देख ही तो लोगे। पास वाला कमरा और भी छोटा था, अंधेरा भी ज्यादा था। वहां दीवार पर लटके सिल्क कपड़े पर अंकित बुद्ध के चित्र को दिखाकर दुकानदार ने कहा,
यही एक बढ़िया चीज़ बची है, तब थोड़ी सी डैमेज है तो यही थाट का है। मैंने सोचा, यह तो राजन बाबू के घर में बहुत सारे हैं। एक विशेषज्ञ की भांति प्राय 3 मिनट तक उस थाटका का ऊपर से नीचे तक निरीक्षण करने के बाद फेलुदा ने कहा, यह तो 70 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, मुझे कम से कम 300 साल पुरानी चीज़ चाहिए। दुकानदार ने बताया, आज ही शाम एक लॉट माल आने वाला है, उसमें बढ़िया थाटका मिल जाएगा। आज ही आ रहा है? हाँ, आज ही। फिर तो राजन बाबू को भी इसकी खबर होगी। मिस्टर मजूमदार, वो तो जानते ही हैं, जो 2-3 रेगुलर खरीदार हैं वे सभी आज शाम नया माल देखने आ रहे हैं। अवनी बाबू को भी खबर मिली ही गई होगी। मिस्टर घोषाल? बेशक। और भी कोई बड़े खरीदार हैं क्या आपके? हाँ, मिस्टर गिलमोर हैं, चाय बागान के मैनेजर, सप्ताह में 2 दिन बागान से आते हैं। और मिस्टर नौलखा, वे अभी सिक्किम में हैं। मतलब बंगाली और कोई नहीं है? नहीं सर। ठीक है, देखता हूँ, शाम को एक चक्कर लगा सका तो। इसके बाद मेरी तरफ मुड़कर बोले, तोप से तुम्हें एक मुखौटा चाहिए? मेरा नाम हालांकि तोप से नहीं है, फिर भी फेलुदा तपेश के बदले इसी नाम से पुकारते हैं। मुखौटा की लालच भला संभले। फेलुदा ने खुद ही चुनकर एक मुखौटा मुझे खरीद दिया। बोले, यही सबसे हॉरिडस है, क्या कहते हो? फेलुदा ने बताया था कि हॉरिडस बोलकर कोई शब्द नहीं होता। हॉरिबल माने भयानक और ट्रिमेट्स माने जबरदस्त। दोनों भावों को एक साथ अभिव्यक्त करने के लिए कोई कोई हॉरिडस शब्द का व्यवहार करता है। इस मुखौटे के लिए यह शब्द सर्वथा उपयुक्त था, इसमें कोई संदेह नहीं था। दुकान से निकलकर मेरा हाथ पकड़कर फेलुदा कुछ कहने जा रहे थे कि अचानक रुक गए। इस बार भी देखा, फेलुदा एक व्यक्ति की ओर ताक रहे हैं। संभवतः कल रात जिसे देखा था ये वही व्यक्ति है। उम्र मेरे पिताजी के समान होगी, यानी 40-42, रंग गोरा, आंखों पर चश्मा। जो सूट उन्होंने पहन रखा था वह काफी कीमती मालूम पड़ रहा था। सज्जन मॉल के बीच खड़े होकर पाइप चला रहे थे। देखते ही मुझे लगा इन्हें कहीं देखा है, मगर कहाँ, याद नहीं आ रहा था। फेलुदा सीधे उस व्यक्ति के पास जाकर साहेबी ढंग से उच्चारण करते हुए बोले, एक्सक्यूज मी, आप ही मिस्टर चौधरी है ना? पाइप को दांतों से दबाकर संजन ने गंभीर भाव से कहा, नो, आई एम नॉट। बहुत ही आश्चर्यचकित होने का भान करते हुए फेलुदा बोले, स्ट्रेंज, सेंट्रल होटल में आप ही ठहरे हैं ना? थोड़ा हंसकर लापरवाही से सज्जन ने उत्तर दिया, नहीं, माउंट एवरेस्ट में। एंड आई डोंट हैव एनी ट्विन ब्रदर। इतना कहकर वे सज्जन तेजी से ऑब्जर्वेटरी हिल की तरफ बढ़ गए। उनके जाने से पहले मैंने ध्यान दिया कि उनके हाथ में भूरे रंग का एक पैकेट था जिस पर नेपाल क्यूरियो शॉप छपा था। मैंने धीमे स्वर में पूछा, फेलुदा, उन्होंने भी मुखौटा खरीदा है क्या? खरीद सकते हैं, अब मुखौटे पर मेरा तुम्हारा कोई एका अधिकार तो है नहीं। चलो केवेंडर्स में चलकर कॉफी पीते हैं। केवेंडर्स की ओर जाते हुए फेलुदा बोले, उनको पहचाने? मैंने कहा, जब आप नहीं पहचान सके तो मैं भला कैसे पहचान सकता हूँ? तब जाने पहचाने से लग रहे थे। मैंने नहीं पहचाना? वाह रे, कहाँ पहचाने? गलत नाम बता रहे थे जो। तुम में अगर थोड़ी सेंस होती तब ना। गलत नाम पूछा था होटल का नाम जानने के लिए कि वे कहाँ ठहरे हैं, इतना भी नहीं समझे। उनका असली नाम जानते हो क्या? प्रवीर मजूमदार। ओहो, ठीक ठीक, राजन बाबू के बेटे, वही ना जिनकी तस्वीर सेल्फ के ऊपर रखी है। हाँ, तब है कि उम्र बढ़ गई है। सिर्फ चेहरा ही नहीं मिल रहा, गाल के मस्से पर तो तुमने ध्यान दिया ही होगा। असली बात यह है कि सज्जन का पहनावा विदेशी था। सूट लंदन का, टाई पेरिस की, जूते इटालियन, यहाँ तक कि रुमाल भी विदेशी था। कोई संदेह नहीं है कि सज्जन हाल ही में विदेश से लौटे हैं। लेकिन उनका बेटा यही है और यह बात राजन बाबू नहीं जानते। बाप यहाँ है, यह बात बेटे को भी पता है कि नहीं, पता लगाना होगा। रहस्य का आवरण घना होता जा रहा था। रहस्य का आवरण घना होते जा रहा है, यही सोचते हुए केवेंडर्स की दुकान में प्रवेश किया। दुकान की छत पर बैठने की जो जगह है वह मुझे काफी पसंद है। चारों तरफ दार्जिलिंग शहर और नीचे बाजार, सब बहुत सुंदर लगते हैं। छत पर पहुंचकर देखा, कोने की टेबल पर चुरुट हाथ में लिए 3 कौड़ी बाबू कॉफी पी रहे थे। फेलुदा को देखते हुए हाथ के इशारे से अपने टेबल पर बुलाया।
हम दोनों तीन कौड़ी बाबू के आजू बाजू में लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। तीन कौड़ी बाबू ने फेलुदा से कहा, डिटेक्शन में तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत खुश होकर मैं तुम दोनों को एक एक हॉट चॉकलेट पिलाना चाहूँगा। कोई आपत्ति? हॉट चॉकलेट का नाम सुनकर मेरी जीभ पर पानी आ गया। तीन कौड़ी बाबू ने आवाज़ देकर एक बैरे को बुलाया। बैरे के ऑर्डर लेकर जाने के बाद तीन कौड़ी बाबू ने कोट की जेब से एक किताब निकालकर फेलुदा को देते हुए कहा, ये लो, एक एक्स्ट्रा कॉपी थी पास में, मेरी लेटेस्ट किताब तुम्हें दे रहा हूँ। किताब का आवरण देखकर फेलुदा का मुंह खुला रह गया। आपकी किताब माने आपकी लिखी हुई? आप ही गुप्तचर नाम से लिखते हैं? अधकुली आंखों के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए तीन कौड़ी बाबू ने हाँ में सिर हिलाया। फेलुदा का आश्चर्य भाव और भी बढ़ गया। विश्वास नहीं हो रहा, आपका हर उपन्यास मैंने पढ़ा है। बंगला में आपको छोड़ और किसी के रहस्य उपन्यास मुझे अच्छे नहीं लगते। थैंक यू। बात दरअसल क्या है पता है? एक प्लॉट दिमाग में रखकर मैं यहाँ लिखने के लिए ही आया था। अब देख रहा हूँ कि वास्तविक जीवन के रहस्य को लेकर दिमाग खपाते हुए ही छुट्टियाँ खत्म होने जा रही हैं। मैं तो खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ, आपके साथ इस तरह परिचय हो गया। दुख की बात यह है कि मेरी छुट्टियां सही में खत्म हो गई हैं। कल सुबह मैं लौट रहा हूँ। आशा है जाने से पहले तुम लोगों की थोड़ी और मदद कर पाऊंगा। अब फेलुदा ने ताजी खबर तीन कौड़ी बाबू को दी। राजन बाबू के बेटे को आज देखा। क्या कह रहे हो? यही कोई 10 मिनट पहले। ठीक कह रहे हो, पहचाने थे ठीक से? 14 आना श्योर। माउंट एवरेस्ट होटल में जाकर खोज लेने से बाकी 2 आना भी श्योर हो जाएगा, उम्मीद है। तीन कौड़ी बाबू ने अचानक एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। राजन बाबू के मुंह से उनके बेटे के बारे में सुने हो? कल जितना बताया उससे ज्यादा नहीं सुना। मैंने और भी कुछ सुन रखा है। लड़का कम उम्र में ही गलत रास्ते पर चला गया था। बाप की संदूक से रुपया चुराते हुए पकड़ा गया था। राजन बाबू ने गुस्से में उसे घर से निकल जाने को कह दिया। लड़का सही में घर से निकल गया। 24 साल उम्र थी तब उसकी। एकदम से लापता हो गया। राजन बाबू ने बहुत खोज करवाई, क्योंकि बाद में उन्हें पछतावा हुआ था, लेकिन लड़के ने न तो कोई खबर ली और न ही अपनी कोई खबर दी। राजन बाबू के मित्र ने ही उसे एक बार विदेश में देखा था, वह भी 10-12 साल पहले। यानी राजन बाबू नहीं जानते हैं कि उनका बेटा यहीं पर है? बेशक नहीं जानते होंगे। मुझे लगता है कि उन्हें न बताना ही ठीक रहेगा। एक तो उस चिट्ठी का शौक, और उस पर। तीन कौड़ी बाबू अचानक रुक गए। फिर फेलुदा की तरफ मुड़कर बोले, मेरी तो बुद्धि सुद्धि छितरा गई है। रहस्य उपन्यास लिखना छोड़ देना ही उचित होगा। फेलुदा ने हंसते हुए कहा, परवीर मजूमदार ने वह चिट्ठी लिखी होगी, यह ख्याल तो आपको नहीं आ रहा? एग्जैक्टली। लेकिन तीन कौड़ी बाबू अन्यमनस्क हो गए। बैरे ने हॉट चॉकलेट लाकर जब टेबल पर रखा, तब तीन कौड़ी बाबू मानो नींद से जागे। फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, फणी मितिर के बारे में क्या लगा? अब चौंकने की बारी फेलुदा की थी। कमाल है, आपको कैसे पता कि मैं वहां गया था? तुम्हारे वहां जाने के बस थोड़ी देर बाद ही मैं भी वहां गया था। तो मुझे रास्ते में देखा होगा आपने शायद? नहीं। तब? डॉक्टर के यहाँ सिगरेट का एक बट देखकर पूछा था कि सिगरेट किसने पी। डॉक्टर धूम्रपान नहीं करते। फणी बाबू ने तब वर्णन किया। उसी से लगा कि तुम ही गए होंगे। हालांकि मैं जानता नहीं था कि तुम सिगरेट पीते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उंगलियों पर पीलापन देखकर समझा कि तुम पीते हो। तीन कौड़ी बाबू की बुद्धि की तारीफ करने के बाद फेलुदा ने पूछा, आपको भी फणी मितिर पर संदेह हुआ था क्या? क्यों नहीं होगा, उनको देखकर ही कुछ अजीब सा नहीं लगता है? सो तो है। राजन बाबू क्यों जो उनको इतना तवज्जो देते हैं पता नहीं। शायद यह भी तुम्हें नहीं पता, दार्जिलिंग में आने के थोड़ी समय बाद ही राजन बाबू के मन में धर्म कर्म के प्रति आसक्ति जन्मी थी। तब फणी बाबू ही उन्हें एक गुरु के पास ले गए थे। एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते दोनों गुरु भाई हो गए हैं ना? फेलुदा ने पूछा। फणी मित्र के साथ बातचीत करके कैसा लगा? बातचीत तो बहाना था। असल में किताबों की अलमारियों की तरफ एक नजर डालना चाहता था। बंगला उपन्यास है कि नहीं, यह देखने के लिए। बिल्कुल, मैंने भी ध्यान दिया था। कहा जा सकता है नहीं ही हैं, और जो हैं वे पुराने जमाने के हैं। सही बात। हो सकता है कि किसी और से
किताबें लेकर उनमें से शब्द काटकर फणी डॉक्टर ने वह चिट्ठी तैयार की हो सकता है। तब देखने से लगता है कि वे परले दर्जे के आलसी हैं। इस मामले में वे इतना सब जुगाड़ करेंगे, पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता। अब फेलुदा ने बात का रुख मोड़ा। अवनी घोषाल साहब के बारे में आपकी क्या धारणा है? मुझे तो वे कोई भले मानुष नहीं लगते, शातिर मालूम पड़ते हैं और प्राचीन शिल्प विल्प जैसी कोई बात नहीं है। उनका असली मकसद रुपया है। अभी पूंजी लगाकर सामान खरीद रहे हैं, बाद में विदेशियों के हाथों बेचकर 5 गुना प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसी धमकी भरी चिट्ठी लिखने का उनके पास कोई कारण हो सकता है? ऐसा कुछ लगता है आपको? इस बारे में गहराई से अभी सोचा नहीं है मैंने। मुझे एक कारण नजर आ रहा है। मैंने चौंक कर फेलुदा की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी। 3 कौड़ी बाबू ने कहा, क्या कारण? आवाज नीची करके फेलुदा ने बताया, जिस दुकान से ये लोग सामान खरीदते हैं वहां आज शाम कुछ अच्छी चीजों की एक खेप उतरने वाली है। इस बार 3 कौड़ी बाबू की आंखों में भी चमक आ गई। समझा, धमकी की चिट्ठी पाकर राजन बाबू इधर घर में ही बंद रह जाएंगे और उधर अवनी घोषाल दुकान जाकर सब हथिया लेंगे। एग्जैक्टली। 3 कौड़ी बाबू चॉकलेट का पैसा देकर उठ खड़े हुए। हम दोनों भी उठे। उत्साह और उत्तेजना के मारे मेरा हृदय जोरों से धड़क रहा था। अवनी घोषाल, परवीर मजूमदार और फणी मित्र यानी तीनों पर संदेह करने के कारण मौजूद हैं। 15 मिनट के अंदर ही माउंट एवरेस्ट होटल में जाकर फेलुदा ने पता लगा लिया। परवीर मजूमदार नामक एक सज्जन उस होटल के 16 नंबर कमरे में पिछले 5 दिनों से ठहरे हुए हैं। शाम को राजन बाबू के घर जाने की बात फेलुदा ने कही थी, लेकिन दोपहर से ही बदली छाने लगी और 4 बजते बजते भारी वर्षा उतर आई। आकाश के काले बादलों को देखकर लगा वर्षा जल्दी बंद होने वाली नहीं है। सारी शाम फेलुदा कॉपी पेंसिल लेकर क्या सब हिसाब करते रहे। मेरी तीव्र इच्छा थी जानने की कि वे क्या लिख रहे हैं, मगर पूछने का साहस नहीं हुआ। अंत में 3 कौड़ी बाबू की किताब लेकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। गजब की रोमांचक कहानी थी। पढ़ते पढ़ते राजन बाबू की चिट्ठी वाली बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। 8 बजे करीब वर्षा रुकी, लेकिन तब ठंड इतनी थी कि पिताजी ने हमें बाहर निकलने से मना कर दिया। अगली सुबह फेलुदा के झकझोरने से नींद खुली। उठो उठो, एक तोप से उठो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाते हुए एक ही सांस में फेलुदा बोल गए। राजन बाबू का नेपाली नौकर आया था। बोला, बाबू ने अभी बुलाया है, खास बात है, अगर तुम भी चलना चाहो तो। यह भी पूछने की बात है। 15 मिनट के अंदर तैयार होकर राजन बाबू के घर पहुंचकर देखा, वे फक सफेद चेहरा लिए बिस्तर पर लेटे हुए हैं। फणी डॉक्टर उनकी नब्ज पकड़कर बिस्तर के किनारे बैठे हुए हैं और 3 कौड़ी बाबू इस ठंड में भी सिरहाने पर खड़े होकर उन्हें पंखा झल रहे हैं। फणी बाबू का नब्ज जांचना हो जाने के बाद गहरी सांस लेते हुए खासे कष्ट के साथ राजन बाबू ने बताना शुरू किया। कल रात 12 बजे के कुछ बाद नींद टूटते ही बिजली की चमक में अपने चेहरे के ठीक सामने आई सॉ एक मास्क फेस, मुखौटाधारी चेहरा। राजन बाबू ने दम लिया। देखा, फणी मित्र एक प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। राजन बाबू ने आगे बताया, देखने के बाद गले से चीख नहीं निकली। रात कैसे बीती मैं बता नहीं सकता। फेलुदा ने पूछा, आपकी कोई चीज चोरी तो नहीं गई? राजन बाबू बोले, नहीं। तब मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा लेने के लिए ही वह मेरे ऊपर झुका था। मेरी नींद खुल जाने के कारण वह खिड़की से कूदकर, ओह हॉरिबल हॉरिबल। फणी डॉक्टर ने कहा, आप उत्तेजित न हो, आपको नींद की दवा दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। फणी बाबू उठ खड़े हुए। अचानक फेलुदा बोल पड़े, फणी बाबू, कल रात आप किसी बीमार को देखने गए थे शायद। कोट के पीछे कीचड़ के ये छींटे कैसे लगे? बिना किसी खास घबराहट के फणी बाबू ने उत्तर दिया, डॉक्टर की लाइफ तो जानते ही हैं, दुखियों की सेवा में जब जीवन उत्सर्ग कर ही दिया है तब बुलावा कभी भी आए निकलना तो पड़ेगा ही। अब चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे ओले पड़े। फणी बाबू अपनी फीस लेकर चले गए। अब राजन बाबू सीधा होकर बैठते हुए बोले, तुम लोगों के आने से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा खासा घबरा गया था मैं। अब लगता है बैठक खाने में चलकर बैठा जा सकता है।
फेलुदा और 3 कौड़ी बाबू ने सहारा देते हुए राजन बाबू को बैठक खाने में लाकर बैठाया। 3 कौड़ी बाबू ने कहा, स्टेशन फोन किया था कि अपनी यात्रा 2 दिन आगे खिसका सकूं। इस रहस्य का समाधान किए बिना जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उनका कहना था कि इस टिकट को कैंसिल करने के बाद अगली बुकिंग 10 दिनों से पहले नहीं मिलेगी। यह सुनकर मुझे अच्छा ही लगा। मैं चाहता था कि फेलुदा अकेले ही डिटेक्टिव के इस काम को करे। 3 कौड़ी बाबू मानो फेलुदा के कुछ कामों को पहले ही किए दे रहे थे। राजन बाबू ने कहा, मेरा नौकर सारी रात पहरा देने वाला था, मगर मैंने खुद ही 10 बजे उसे छुट्टी दे दी। उसके बूढ़े पिताजी काफी बीमार हैं, अब तब वाली स्थिति है। फेलुदा ने पूछा, मास्क कौन सा था, याद है? राजन बाबू बोले, बहुत ही साधारण नेपाली मास्क। दार्जिलिंग शहर में ही खोजने पर और 300-400 मिल जाएंगे। मेरे ही घर में तो 5 हैं, वो देखो। राजन बाबू ने जिस मुखौटे की तरफ उंगली दिखाई, ठीक वही चीज फेलुदा ने कल मुझे खरीद दी थी। अभी तक 3 कौड़ी बाबू ने खास कुछ नहीं कहा था। अभी वे बोले, मुझे लगता है अब पुलिस को एक सूचना दे देनी चाहिए। प्रोटेक्शन की भी तो जरूरत है। कल जो हुआ उसके बाद मामले को मजाक में नहीं लिया जा सकता। फेलू बाबू, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जांच जारी रख सकते हो, इसमें तुम्हें कोई बाधा नहीं देगा, लेकिन सब तरफ से सोच विचार कर यही कहता हूँ कि अब पुलिस की मदद लेने की जरूरत है। मैं ही जाकर एक शिकायत दर्ज करा आता हूँ। प्राण का खतरा तो नहीं लग रहा है। तब राजन बाबू, ऐसा है कि अपनी घंटी को जरा संभाल कर रखिएगा। जब हम सब उठ रहे थे तब फेलुदा राजन बाबू से बोले, 3 कौड़ी बाबू तो आज चले जा रहे हैं, इसका मतलब आपका एक कमरा खाली हो रहा है। आज की रात अगर हम लोग आकर उस कमरे में रहें तो आपको कोई आपत्ति होगी क्या? राजन बाबू बोले, बिल्कुल नहीं, आपत्ति क्यों? तुम तो मेरे आत्मीय के समान हो, और सच बोलने में क्या है, जितनी उम्र बढ़ रही है साहस कम हो रहा है। कहते हैं कि बचपन में उद्दंड रहने वाले लोग बुढ़ापे में भीतु हो जाते हैं। 3 कौड़ी बाबू से फेलुदा ने कहा कि उन्हें सी ऑफ करने वे स्टेशन पर आएंगे। घर लौटते समय जब हम नेपाल क्यूरियो शॉप के पास से गुजर रहे थे, तब हम दोनों की निगाहें दुकान के अंदर गई। देखा 2 सज्जन दुकान के अंदर चीजें देख रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखकर लग रहा था दोनों पुराने परिचित हैं। एक थे अवनी घोषाल और दूसरे परवीर मजूमदार। मैंने फेलुदा की तरफ देखा। उनके चेहरे के भाव से लगा नहीं कि उन्हें कुछ आश्चर्यजनक लग रहा है। 10:30 बजे हम स्टेशन गए, 3 कौड़ी बाबू को गुड बाय कहने के लिए। हमारे पहुंचने के 5 मिनट बाद वे पहुंचे। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पैरों में दर्द हो गया है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ा। सही मायने में वे कुछ लंगड़ा कर चल रहे थे। नीले रंग के फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ने के बाद अपनी अटैची खोलकर ब्राउन रंग का एक पैकेट उन्होंने फेलुदा को दिया। इसे खरीदने में थोड़ा समय लग गया। राजन बाबू तो क्यूरियो की दुकान तक नहीं जा पाए, जबकि कल सही में बहुत सी अच्छी चीजें आई थी। उन्हीं में से एक साधारण चीज चुनकर उनके लिए लाया हूँ। तुम लोग मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाओं के साथ यह दे देना। पैकेट लेकर फेलुदा ने कहा, आप अपना पता दे जाते तो बढ़िया रहता। सोच रहा था मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद आपको बताता। 3 कौड़ी बाबू बोले, मेरे प्रकाशक का पता किताब में होगा, उसके केयर में लिखने से ही चिट्ठी मुझ तक पहुंच जाएगी। गुड लक। ट्रेन चल पड़ी। फेलुदा ने मुझसे कहा, ये अगर विदेश में जन्मे होते तो अच्छा खासा नाम और पैसा कमाते। एक के बाद एक अच्छे रहस्य उपन्यास बहुत कम ही लोगों ने लिखा है। सारे दिन फेलुदा राजन बाबू के मामले को लेकर इधर उधर घूमते रहे। मेरे बहुत कहने पर भी उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया। शाम को जब राजन बाबू के घर जा रहा था तब मैंने फेलुदा से कहा, कहाँ कहाँ गए थे, इतना तो कम से कम बताइएगा। फेलुदा बोले, 2 बार माउंट एवरेस्ट होटल, 1 बार फणी मित्र के यहाँ, 1 बार नेपाल क्यूरियो शॉप, 1 बार लाइब्रेरी, और इनके अलावे भी कई जगह। अच्छा, और कुछ जानना चाहते हो? अपराधी कौन है, कुछ समझ में आ रहा है? अभी बताने का समय नहीं आया है। किस पर संदेह है? एक अच्छा डिटेक्टिव हर किसी पर संदेह करता है। हर किसी पर माने? समझो तुम, मैं, जिसके पास वह मुखौटा है वही संदेह का पात्र है, वह चाहे जो भी हो। फिर आप ही क्यों बाकी रहिएगा? ज्यादा बकवास मत करो। वाह, आप राजन बाबू को पहले से जानते थे। यह बात तो आपने शुरू में बताई नहीं। इसका मतलब यह हुआ
कि आपने सच्चाई को छुपाया और मेरे मुखौटे का इस्तेमाल तो आप आसानी से कर सकते हैं, हाथों के पास ही रखा है। शट अप, शट अप। इस वक्त राजन बाबू वास्तव में बेहतर नजर आ रहे थे। कैसे हैं पूछने पर बोले, दोपहर तक तो ठीक ही महसूस कर रहा था, अभी जैसे जैसे शाम घिर रही है बेचैनी बढ़ रही है। फेलूदा ने 3 कौड़ी बाबू का दिया पैकेट राजन बाबू को दिया। पैकेट खोलने पर उसमें से बहुत ही सुंदर बुद्ध का एक चेहरा बाहर निकला। उसे देखकर राजन बाबू की आंखें छलछलाई, भर्राए स्वर में बोले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फेलूदा ने पूछा, पुलिस थाने से कोई आया था? अरे मत पूछो, आकर 32 तरह के सवाल पूछ रहे थे। कुछ पता लगा पाए या नहीं पता नहीं, मगर आज से घर को वॉच करने के लिए कोई नियुक्त होगा, इसी से काफी राहत मिली। सच कहूं तो तुम लोग न भी आते तो चलता। फेलूदा ने कहा, सैनिटोरियम में काफी शोरगुल है, यहाँ हो सकता है शांति से आपके केस पर थोड़ा सोच विचार कर सकूं। राजन बाबू हंसकर बोले, इसके अलावा मेरा नौकर खाना बढ़िया पकाता है, आज मुर्गा बनाने के लिए कहा है मैंने। सैनिटोरियम में ऐसा खाना नहीं मिलेगा। राजन बाबू हमें हमारा कमरा दिखाकर अपने कमरे में चले गए। बिस्तर पर लेटकर फेलूदा ने सिगरेट सुलगाया और छत की बल्लियों की ओर निशाना साधकर धुएं के 5 छल्ले एक के बाद एक छोड़े। इसके बाद आंखों को आधा बंद कर कुछ क्षण सोचते रहने के बाद बोले, फणी मित्र कल सही में मरीज देखने गए थे। कोर्ट रोड पर एक अमीर पंजाबी व्यापारी का घर है, मैंने पता लगाया है। रात 11:30 से 12:30 बजे तक वहीं थे। यानी फणी मित्र अपराधी नहीं है? फेलूदा मेरी बात का जवाब दिए बिना बोलते रहे। परवीर मजूमदार 16 साल इंग्लैंड में रहकर बंगला प्राय भूल ही गए हैं, यानी वह चिट्ठी उनके द्वारा लिखना संभव नहीं है और उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा दार्जिलिंग आकर लेबंग की घुड़दौड़ में भी उन्होंने बहुत पैसे जीते हैं। मैं सांस रोके बैठा रहा, समझ रहा था कि फेलूदा को अभी और कुछ कहना है। अध जली सिगरेट को कैरम के स्ट्राइकर वाले अंदाज में प्राय 10 हाथ दूर खिड़की से बाहर फेंक कर फेलूदा बोले, आज चाय बगान के गिलमोर साहब दार्जिलिंग आए हुए हैं। प्लांटर्स क्लब में जाकर उनसे मुलाकात की। लामा के महल की असली घंटी एक ही है और वह गिलमोर के पास है, राजन बाबू वाली नकली है। अवनी घोषाल यह जानते हैं। यानी राजन बाबू की घंटी वैसी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। नहीं, और अवनी घोषाल कल रात एक पार्टी में परवीर मजूमदार के साथ रात 9 बजे से भोर 3 बजे तक जाम से जाम टकरा रहे थे। ओ, और मुखौटा पहना व्यक्ति आया था रात 12 बजे के कुछ बाद। हाँ, मैं अपने अंदर खाली खाली महसूस करने लगा। बोला, फिर? बिना कुछ बोले एक दीर्घ निश्वास छोड़कर फेलूदा बिस्तर से उठ खड़े हुए। उनकी भौहें इतनी सिकुड़ सकती हैं, यह मुझे पता नहीं था। कुछ सेकंड चुपचाप खड़े रहकर वे पता नहीं क्या सोचते रहे, फिर बैठक खाने की तरफ चले गए। जाते हुए बोले, थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ, डिस्टर्ब मत करना। करने को अब कुछ नहीं था। उनकी जगह पर मैं बिस्तर पर लेट गया। शाम गहरा रही थी। कमरे की बत्ती जलाने की इच्छा नहीं हुई। खुली खिड़की से ऑब्जर्वेटरी हिल की तरफ के दूसरे घरों की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। शाम को मॉल से थोड़ी शोरगुल की आवाज आती है, अभी वह मध्यम पड़ रही है। एक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी, दूर से पास आकर फिर दूर जाकर खो गई। समय बीत रहा था। खिड़की से दिख रही शहर की रोशनी पता नहीं कैसे धुंधली पड़ रही थी, शायद कोहरा छा रहा था। कमरे के अंदर का अंधकार और भी घना हो गया था। लगा जैसे नींद आ रही है, पलकें बंद होने को थी। ऐसे समय में महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में प्रवेश कर रहा है। महसूस होते ही ऐसा डर लगने लगा कि जिधर से कोई आ रहा था उधर न ताक कर मैं श्वास रोके खिड़की की तरफ ही ताकता रहा। लेकिन वह तो मेरी तरफ ही आ रहा है, और यह क्या, वह तो मेरे सामने ही खड़ा हो गया। खिड़की के बाहर के दृश्य को ढकते हुए कैसा एक अंधकार मेरे सामने आ खड़ा हुआ। फिर वह अंधकार नीचे होकर मेरी तरफ बढ़ा। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने है और उसके चेहरे पर है मुखौटा। मैं चीखने ही वाला था कि उस अंधकार शरीर के एक हाथ ने उठकर मुखौटा हटा दिया। देखा, फेलूदा। क्या रे, सो गए थे क्या? ओह फेलूदा, आप? मैं नहीं तो और कौन? तुम क्या समझे थे? बात सुनकर फेलूदा जोर से हंसने वाले थे, मगर अचानक रुककर गंभीर हो गए। फिर बिस्तर के किनारे बैठकर बोले,
राजन बाबू के सभी मुखौटों को पहनकर देख रहा था। तुम एक बार इसे पहनो तो। फेलुदा ने मुझे मुखौटा पहना दिया। कुछ अस्वाभाविक लग रहा है। कहाँ? नहीं तो, मेरे लिए थोड़ा बड़ा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अच्छी तरह सोच कर देखो। थोड़ी सी गंध है, शायद। किसकी गंध? चुरुट। मुखौटा खोलकर फेलुदा बोले। एग्जैक्टली। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मुंह से निकला, तीन कौड़ी बाबू। गहरी सांस छोड़कर फेलुदा बोले। सबसे ज्यादा अवसर उन्हीं के पास थे। बंगला उपन्यास, अखबार, ब्लेड, गोंद, किसी की कमी नहीं। और तुमने जरूर ध्यान दिया होगा, स्टेशन पर भी लंगड़ा कर चल रहे थे, संभवतः कल खिड़की से कूदने के कारण। तो फिर किस कारण से, किस उद्देश्य से उन्होंने वह पत्र लिखा? इसका उत्तर शायद नहीं मिलेगा, कभी नहीं। रात कोई दुर्घटना नहीं घटी। सुबह डाइनिंग हॉल में बैठकर राजन बाबू के साथ हम चाय पी रहे थे। ऐसे में नेपाली नौकर एक चिट्ठी लेकर आया, फिर वही नीला कागज और लिफाफे पर दार्जिलिंग का पोस्टमार्क। राजन बाबू का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से कागज को सीधा करके उसे उन्होंने फेलुदा की तरफ बढ़ा दिया। तुम ही पढ़ो, मेरी हिम्मत नहीं है। चिट्ठी लेकर फेलुदा ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। प्रिय राजू, कलकत्ते में ज्ञानेश से तुम्हारे घर की जानकारी लेकर जब मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, तब मैं नहीं जानता था कि तुम असल में कौन हो। तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बचपन की तस्वीर देखकर ही पहचाना कि तुम वही 50 साल पहले के बांकुड़ा मिशनरी स्कूल के मेरे सहपाठी राजू हो। इतने वर्षों के बाद भी पुराना आक्रोश फिर ताजा हो सकता है, यह मुझे पता नहीं था। 100 यार्ड्स की दौड़ में अन्याय भाव से लंगड़ी मारकर तुमने मुझे सिर्फ पुरस्कार और रिकॉर्ड से ही वंचित नहीं किया था, बल्कि मुझे बाकायदे शारीरिक चोट भी पहुंचाई थी। पिताजी का तबादला उसी दौरान हो गया, इसलिए तुमसे हिसाब किताब नहीं कर पाया, और तुम भी मेरे मानसिक व शारीरिक कष्ट की बात नहीं जान पाए। 3 महीने पैर पर प्लास्टर चढ़वा कर मैं अस्पताल में पड़ा रहा था। यहाँ आकर तुम्हारे जीवन की शांतिपूर्ण परिपूर्णता की छवि ने मुझे अशांत कर दिया था, इसलिए तुम्हारे मन में थोड़ी सी सम्यक उद्वेग का संचार कर मैंने तुम्हें तुम्हारे उस पुराने अपराध की सजा दी। शुभकामनाओं के साथ, इति तीनू। श्री 3 कौड़ी मुखोपाध्याय। तो यह था सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया एक मजेदार उपन्यास। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।